हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि नहीं सर, सभी कुछ लड़की के ही फेवर में है, हमारे तो फेवर में कुछ भी नहीं होता। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि यदि आप अपना केस सही तरीके से लड़ते हैं, सही तरह से चीजों को प्रेजेंट करते हैं और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, तो आपके मामले के फैक्ट के अनुसार कोर्ट डिसीजन देता है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़की के फेवर में देता है। गलती हमारी होती है, हम सही तरीके से चीजों को नहीं लेकर के आते, हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कोई ना कोई कमी रह जाती है और दोस्तों फिर हम सीधा दोष इस बात को देने लगते हैं। बजाय हम इस तरह से दोष दें, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने मामले को मजबूत से मजबूत बनाएं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके पक्ष में कुछ हो जाए, लेकिन अगर हम सिर्फ दोष ही देते रहेंगे तो फिर डेफिनेट है कि आपके पक्ष में कुछ नहीं हो सकता। तो दोष देना बंद कीजिए, बहुत हो गया। अब केवल कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले को झुका सकें अगर वो गलत है। अब दोस्तों आज का ऐसा ही मामला है, इंटरिम मेंटेनेंस। आज के समय पे एक ऐसा पहलू जिस पर जो कोर्ट है वो लगभग हर मामले में इंटरिम मेंटेनेंस दे रही है। जहां पर लड़की पढ़ी लिखी भी होती है वहां पर भी कई बार आपने देखा होगा इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। कई बार लड़की की जॉब भी होती है, कुछ सैलरी भी वो ले रही होती है, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि इंटरिम मेंटेनेंस लगा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों इंटरिम मेंटेनेंस को रोकने के लिए? तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा जजमेंट अभी हाल ही का 20 दिसंबर में आया है और जिनका जजमेंट है उन्होंने मुझे खुद भेजा है कि सर ये मेरा जजमेंट है और इसमें कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस के लिए वाइफ को बिल्कुल मना कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि इससे किन्हीं लोगों को हेल्प मिलेगी तो आप इस पर वीडियो बना लीजिएगा। तो दोस्तों उनके इस जजमेंट पर मैं वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा और अपने अपने मामले में यदि आपकी परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं तो इस जजमेंट का लाभ भी आप उठा सकते हैं। दोस्तों एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार को यूट्यूब की तरफ से वेरिफिकेशन बैच भी मिल गया है। और दोस्तों ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है, आप ही लोग इतना पसंद कर रहे हैं, चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। अब दोस्तों वेरिफिकेशन बैच से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह भी हो रहे हैं ऑनलाइन, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो पाए। देखिए होता क्या है, जनरली जैसे सोच पर प्रहार चैनल है तो कोई भी व्यक्ति सोच पर प्रहार से अपनी आईडी बनाएगा, हमारे लोगों को कॉपी करेगा और कमेंट कर देगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमने कमेंट किया है, क्योंकि लिखा हुआ तो सोच पर प्रहार ही आ रहा है, लोगो भी हमारा है। तो ऐसे में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कोई गलत कमेंट किसी को कर देता है, उसे लगता है कि हमारे चैनल के द्वारा किया गया है, जबकि हमारे चैनल के द्वारा जनरली कमेंट्स नहीं किए जाते हैं। बहुत कम कमेंट्स किए जाते हैं, रैंडमली अगर किसी को पिक कर लिया तो ही हम कमेंट करते हैं, अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हजारों कमेंट्स आते हैं, आप कैसे रिप्लाई कर सकते हो। तो अब दोस्तों क्या होता है वेरिफिकेशन बैच मिलने से, जब आप कमेंट करोगे यानी जब हम लोग कमेंट करेंगे तो हमारे सोच पर प्रहार के सामने एक ऐसा वेरिफिकेशन टिक लगा हुआ आएगा। तो वो इस बात का प्रमाण होता है कि जो वो कमेंट है वो ऑथेंटिक चैनल के द्वारा ही किया गया है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति सोच पर प्रहार के नाम से आईडी बनाएगा, लोगो लगाएगा और कमेंट करेगा, तो ऐसे केस में उसका जो चैनल का नाम होगा उसके आगे वो टिक मार्क का साइन नहीं आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कोई फ्रॉड व्यक्ति है जो कि सेम नाम से आईडी बना करके मिसलीड कर रहा है या आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऑब्वियसली सावधान हो जाएंगे और उसके उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, उसके जाल में नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों अब से सोच पर प्रहार का अगर कोई कमेंट किसी को आता है तो उसके आगे वेरिफिकेशन टिक जरूर लगा होगा। दोस्तों जिस मामले की अभी हम बात करने वाले हैं ये मामला डीवी एक्ट का है। डीवी एक्ट में सेक्शन 23 के अंतर्गत वाइफ ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। अब दोस्तों पहले हम इस मामले की स्टोरी समझ लेते हैं और वाइफ का वर्जन जान लेते हैं कि वाइफ ने क्या बात कोर्ट के सामने रखी। तो उसने बताया 2008 में शादी हुई थी, शादी से 2 बच्चे हुए थे। वाइफ ने बताया कि पहले दिन से ही उसके साथ गलत तरीके से बात की जाती थी, उसके जो इन-लॉज थे वो उसको टॉर्चर करते थे, जो उसका हस्बैंड था वो भी उनको सपोर्ट करता था, उससे घर के बड़े बड़े बर्तन मंजवाए जाते थे और उसके साथ अब्यूसिव और फिल्थी लैंग्वेज में बात की जाती थी। उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके साथ जो उसका पति था उसने उसकी टेक केयर बिल्कुल नहीं करी और उसके साथ असॉल्ट भी किया गया और उसे कई बार उसके घर से भी बाहर निकाल दिया गया। वो दूसरे बच्चे के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। जो उसका पति था उसने उसको असॉल्ट किया, उसकी गर्दन दबा के उसको मारने का प्रयास किया। उसने पुलिस में जाकर भी एनसी करवाई और वहां पर उसने प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में अब ऐसा इल ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं करेगा। सेकंड जो टाइम उसकी प्रेगनेंसी हुई उस समय भी उसने उसकी केयर बिल्कुल नहीं करी, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। पति ने अक्टूबर 2018 में घर छोड़ दिया और उसका जो भी स्त्री धन था वो अपने साथ में ले गया। यानी पति का तो कोई स्त्री धन होता ही नहीं, मतलब पत्नी का जो स्त्री धन था वो पति अपने साथ ले गया। और एक तारीख उसने खोली कि 12/10/2018 को उसने बच्चों को हाइड करके रख लिया, उन्हें छुपा लिया और तब वो तुरंत पुलिस स्टेशन गई और वहां पर भी जो पति था वो उसको उसकी जॉब छोड़ने के लिए कहने लगा, पत्नी को कहने लगा कि वो जॉब छोड़ दे। तो दोस्तों ये सारी चीजें इस मामले में थी और पत्नी ने बताया कि मेरा जो पति है उसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी और 1 लाख रुपए वो बिजनेस से कमाता है, टोटल 2.5 लाख रुपए कमाता है, तो अभी वो 15,000 रुपए मेरे मेंटेनेंस के लिए दे
और 20,000 रुपए प्रत्येक बच्चे के मेंटेनेंस के लिए, यानी 40,000 रुपए बच्चों के लिए, 15,000 रुपए मेरे लिए, यानी टोटल 55,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस दे। अब दोस्तों पति ने अपने ऊपर लगे गए सारे एलिगेशन को झूठा बताया कि भाई ये सारे एलिगेशन गलत है, और बताया कि यहाँ पर जो उसकी पत्नी है उसने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को छुपाया है, यानी कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स नहीं रखे हैं। साथ ही ये भी बताया कि जो पत्नी है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत ही एग्रेसिव है, और उसकी बहन ने 323, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा भी उसके ऊपर किया हुआ है। साथ ही पति ने बताया कि उन्होंने जो फ्लैट लिया था उसकी ईएमआई भी वो प्रॉपर तरीके से दे रहा था, लेकिन पत्नी ने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं निभाई। और ये भी बताया कि जो पत्नी है वो वर्किंग है, 40,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, और ये जो पिटीशन है ये डिसमिस करने लायक है, इसे डिसमिस कर दिया जाए। अब दोस्तों देखिए, कोर्ट ने पूरे ही मामले को देखा, मामले में जो भी फैक्ट्स आए थे वो सारे देखे, उसने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग मैसेजेस वगैरह पेश किए, लेकिन कोर्ट ने कहा भाई अभी हम मेरिट पे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तो इंटरिम की बात हो रही है। ये चीज मैंने पुराने वीडियोज में भी समझाई है, क्योंकि अभी उस समय पे वो मैसेज सच्चे हैं या झूठे हैं कोर्ट निर्णय नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो ट्रायल का मैटर हो गया। अब कोर्ट ने देखा कि पति ने नवंबर 2018 में पत्नी को एक लीगल नोटिस भेजा था, उस लीगल नोटिस में इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का भी जिक्र था, तो उसने इस नोटिस के जवाब नहीं दिया, बल्कि इस नोटिस के जवाब के बदले उसने डीवी का केस डाल दिया। तो यानी कोर्ट ने माना कि उस नोटिस में उसके ऊपर जो भी स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए गए थे उसको उसने डिनाई भी नहीं किया, और फिर डीवी का केस डाल दिया। तो यहां ये माना जाएगा कि उसने सोच समझकर ही ये डीवी का केस डाला है। नेक्स्ट कोर्ट ने ये कहा कि जो उसकी मेन एप्लीकेशन आई है डीवी की, उसमें उसने कहीं भी इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का उल्लेख नहीं किया, यानी उसने पूरे फैक्ट्स कोर्ट के सामने नहीं रखे हैं, जबकि जो नोटिस गया था उसमें इस रिलेशनशिप का उल्लेख था, लेकिन वहां पर उसने उसे कंटेस्ट नहीं किया। तो मतलब सारी चीजों को बारीकी से देखने के बाद कोर्ट हर एंगल को देखती है, देखिए चाहे वो पति का हो चाहे वो पत्नी का हो, सब एंगल्स देखती है, और सारे एंगल से सेटिस्फाई होने के बाद ही कोई अपना डिसीजन देती है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी देखा कि भाई जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए पत्नी ने कहा है कि मेरे साथ ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, उसका कोई भी प्रूफ ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी डीवी एक्ट के अंतर्गत ये कानून है कि उसमें आपको रिलीफ तभी मिल सकता है जब आपके साथ डीवी की कोई घटना घटी हो। जब ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी नहीं तो फिर आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा, और चूंकि सबूत नहीं था तो कोर्ट ने माना कि ऐसी कोई घटना घटी नहीं है, तो फिर वो रिलीफ भी लेने की अधिकारिणी नहीं है, और उसकी जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों ये एक ऑर्डर आया अभी हाल ही में 20 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट ऑर्डर है क्योंकि ऐसा मामला बहुत सारे लोगों का होता है। तो मैं इस जजमेंट का लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मामले की परिस्थितियां सेम है तो अपने अपने मामलों में यूज करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।